हेलो फ्रेंड्स, आप सबका अपने चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज की इस क्लास में हम कक्षा 9 क्षितिज भाग प्रथम के अध्याय 15 मेघ आय के अभ्यास प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। हमने अध्याय 1 से लेकर 14 तक के सभी अध्यायों के अभ्यास प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है, तो चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर आप उन क्लासेस को भी अपनी आवश्यकता अनुसार देख सकते हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। देखें, पहला प्रश्न दिया गया है, बादलों के आने पर प्रकृति में जिन गतिशील क्रियाओं को कवि ने चित्रित किया है उन्हें लिखिए। यानी इस कविता में बादलों के आने पर प्रकृति में जो परिवर्तन हो रहे हैं उसको कवि ने अपनी कविताओं में किन माध्यमों से चित्रित किया है उन्हें क्या करना है, लिखना है। तो देखें, बादलों के आकाश में छाने से प्रकृति में अनेक तरह के परिवर्तन दिखाई देते हैं। बादलों के आने से पहले तेज हवाएं चलने लगती है, जिसकी वजह से घर की खिड़कियां और दरवाजे क्या होने लगते हैं, खुलने लगते हैं। तेज हवाओं के कारण बड़े बड़े वृक्ष भी कभी नीचे की ओर झुकते हैं तो कभी ऊपर आसमान की तरफ उड़ जाते हैं। यानी पेड़ पौधे भी पूरी तरह क्या हो रहे हैं, हिल डुल रहे हैं। आगे तेज आंधी के कारण धूल बवंडर बन के एक जगह से दूसरी जगह पहुंच जाती है। यानी धूलों के जैसे बादल एक जगह से दूसरी जगह पर उड़ रहे होते हैं। पेड़ पौधे, नदी, तालाब बादलों के छाने से अति प्रसन्न हो जाते हैं, क्योंकि भीषण गर्मी के कारण धरती का पानी क्या हो जाता है, सूख जाता है। और वो इस आस में खुश होते हैं कि बादल आए हैं तो बारिश होगी और अब वो फिर से क्या होंगे, हरे भरे होंगे। और साथ ही वो ये सोचते हैं कि काले घने बादलों के बरसने से धरती की प्यास क्या हो जाएगी, अब बुझ जाएगी और फिर से वो क्या हो जाएंगे, हरे भरे हो जाएंगे। अतः कवि ने बादलों के आने से प्रकृति में होने वाली इन घटनाओं को अपनी कविता में चित्रित किया है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित किसके प्रतीक है। यानी इस कविता में जो कुछ शब्द यूज हुए हैं वो किस किस के प्रतीक है, जिसमें बताना है कि धूल शब्द किसका प्रतीक है, पेड़ किसका प्रतीक है, नदी, लता और तालाब ये शब्द यहाँ पर किसके प्रतीक के रूप में यूज हुए हैं। तो यहाँ पर देखें, धूल गांव की किशोर युवती, गांव की एक कुंवारी लड़की है, उसके लिए प्रयुक्त हुआ है धूल। पेड़ प्रयुक्त हुआ है गांव वालों के लिए या गांव वासी के लिए। नदी हुई है गांव की बहू के लिए। लता हुई है घर की बेटी जो क्या कर रही है, बादल की प्रतीक्षा करती हुई एक नायिका है। और तालाब यहाँ पर रिश्तेदार या फिर सेवक के रूप में, प्रतीक के रूप में क्या हुए हैं, यूज हुए हैं। अगला प्रश्न देखें, लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। लता ने बादल रूपी मेहमान को किस तरह देखा और क्यों। तो देखिए, यहाँ पर अभी हमने देखा था लता किसका प्रतीक है, लता घर की बेटी का प्रतीक है। तो उसने बादल को, जो बादल रूपी मेहमान है, उसको किस रूप में देखा और क्यों देखा। तो देखिए, इसका जवाब हो जाएगा कि लता ने बादल रूपी मेहमान को लज्जा के कारण सामने से न देखकर दरवाजे की ओर से देखा। यानी उसको शर्म आ रही है, जैसे वो शर्मा रही है, और इसी कारण उसने सामने से न देख के वो बादलों को दरवाजे की ओट में, यानी पीछे की ओर थोड़ा चिपक कर या छिप कर क्या कर रही है, बादलों को देख रही है। क्योंकि जो मेहमान है, मेहमान का मतलब यहाँ पर किससे है, बादल है, वो पूरे 1 साल के बाद वापस क्या हुए हैं, आए हैं। इस कारण वो जो लता है वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर, यानी जो नायिका या घर की बेटी है, वो दरवाजे के पीछे खड़े होकर उन बादलों को क्या कर रही है, निहार रही है। अगला प्रश्न है, भाव स्पष्ट कीजिए। पहला कथन है, क्षमा करो गांठ खुल गई अब भरम की। इस कथन का हास्य या भाव क्या है। तो नायिका क्षितिज यानी आसमान पर छाए बादलों को देखकर क्या है, बेहद ही प्रसन्न है, क्योंकि अब उसका जो भ्रम था वो क्या हो चुका है, समाप्त हो चुका है। यानी पहले उसको वो भ्रम था कि इस बार बादल रूपी मेहमान आएंगे भी या नहीं आएंगे, लेकिन जब बादल रूपी मेहमान पूरे आसमान में छा गए हैं तो अब उसका जो भ्रम था वो क्या हो गया, पूरी तरह समाप्त हो गया है। और उसे विश्वास हो गया है कि बादल रूपी जो नायक है वो क्या होंगे, वो अब आएंगे। यानी उसका जो भ्रम था कि नहीं आएंगे, वो भ्रम क्या हो गया, टूट चुका है, क्योंकि बादल अब आसमान में आ चुके हैं। और वह मन ही मन क्या करने लगी है, माफी मांगने लगती है। ठीक है। अगला कथन है, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी पुंगट सरके। इस कथन का हास्य क्या है, भाव क्या है। तो कवि यहाँ पर नदी को किसके रूप में देख रहा है, गांव की एक बहू के रूप में देख रहा है।
नदी की तुलना किससे कर रहा है? गांव की एक बहू के रूप में कर रहा है, जो गांव में दामाद के आने की खबर सुनकर थोड़ा रुक कर अपने घूंघट को थोड़ा सरका कर तिरछी निगाहों से उस दामाद की झलक पाना चाहती है। क्या कर रहा है? गांव की उस बहू की तुलना नदी से कर रहा है। जिस प्रकार गांव में एक नए दामाद के आने पर जो गांव में बहुआ होती है, वो बहुएं क्या करती है? वो थोड़ा रुक रुक के अपने घूंघट को थोड़ा सरका के आगे पीछे करके तिरछी निगाहों से क्या करती है? उस दामाद को देखना चाहती है कि जैसे एक दामाद गांव में प्रवेश करे, सब उसको देखना चाहते हैं कि वो कैसा है। यानी यहाँ पर आकाश में बादलों के छाने से नदी में भी क्या हो गई है? हलचल शुरू हो गई है। यानी नदियाँ भी प्रसन्न हो गई है कि अब बादल आए हैं तो निश्चित रूप से वर्षा होगी और उनमें क्या होगा? स्वच्छ जल प्रवाहित होगा और वो क्या हो जाएगी? एकदम साफ हो जाएगी। अगला प्रश्न देखें, मेघ रूपी मेहमान के आने से वातावरण में क्या परिवर्तन हुए हैं? तो ये पहला प्रश्न ही था, वैसा का वैसा ये प्रश्न है, सेम टू सेम। तो देखो, बादल रूपी मेहमान के आने से तेज हवाएं चलने लगी है, पेड़ पौधे बहुत तेजी से हिलने डुलने लगे हैं। तेज हवा के कारण घरों की जो खिड़कियां और दरवाजे हैं वो खुलने लगते हैं। धूल बवंडर बन के एक जगह से दूसरी जगह उड़ने लगती है। पीपल का पुराना पेड़ भी झुक जाता है और नदियों और तालाबों में भी क्या हो जाती है? हलचल शुरू हो जाती है। मतलब प्रकृति में बहुत सारे परिवर्तन होना शुरू हो जाते हैं जब मेघ रूपी मेहमान या बादल आसमान के अंदर क्या हो जाते हैं? छा जाते हैं। तो प्रकृति में एक अलग ही माहौल या वातावरण देखने को हमें मिलता है। अगला प्रश्न है, मेघों के लिए बन ठंड के संवर के आने की बात क्यों कही गई है? यानी यहाँ पर जो बादल है उनके लिए बन ठंड के और संवर के आने की बात क्यों कही है, जबकि मेघ तो कोई ऐसी चीज नहीं है जो बन ठंड के आ जाए या सज सवज के आ जाए। तो फिर भी जो कवि है उन्होंने इनके लिए इन शब्दों का उपयोग क्यों किया है? तो वर्षा ऋतु में जब बादल आसमान में छाने लगते हैं तो उनका रंग या तो एकदम काला होता है या हल्का काला, फिर कैसा होता है? या फिर हल्का नीला होता है। जब बादल आसमान में छाने लगते हैं तो उनका रंग क्या होता है? या तो एकदम काला होता है या फिर थोड़ा हल्का काला होता है या फिर हल्का नीला होता है। और ये बादल किससे भरे होते हैं? ये बादल पानी से भरे हुए रहते हैं। और कवि बादलों के इसी रंग रूप को देख के क्या कर रहा है? उनके बन ठंड के और संवर के आने की बात कह रहा है कि जब उसको बादल आसमान में अलग अलग रंगों के दिखाई देते हैं तो कवि को लग रहा है कि मानो ये सज धवर के क्या करके बन ठंड के और सज सवर के क्या हुए हैं? आए हैं। ठीक है। अगला प्रश्न है, कविता में आए मानवीकरण तथा रूपक अलंकार के उदाहरण खोजकर लिखिए। यानी इस कविता में कहाँ कहाँ पर मानवीकरण और कहाँ कहाँ पर रूपक अलंकार के कुछ उदाहरण यूज हुए हैं, उन उदाहरणों को हमें बताना है। तो सबसे पहले हम बात कर रहे हैं मानवीकरण अलंकार की। इस अलंकार में क्या होता है? किसी निर्जीव वस्तु की तुलना किससे की जाती है? किसी मानव के किसी रूप से की जाती है। तो इस कारण इसको क्या कहा जाता है? मानवीकरण अलंकार कहा जाता है। पहला उदाहरण है, मेघ आए बड़े बन ठंड के संवर के। तो यहाँ पर किसका मानवीकरण किया गया है? बादलों का मानवीकरण किया गया है कि बादलों को बताया गया है कि वो बन ठंड के और सज धवर के क्या करके सज संवर करके आसमान में छाए हुए हैं। दूसरा है, आगे आगे नाचती गाती ब्यार चली। तो यहाँ पर हवा का जो मानवीकरण है वो गाँव की किशोरी के रूप में किया गया है। अगला कथन है, पेड़ झुकने झांकने लगे गर्दन उचकाए। तो यहाँ पर पेड़ों का मतलब किससे है? गाँव वासियों से हैं और पेड़ों का गाँव वासियों के रूप में क्या किया गया है? मानवीकरण किया गया है। अगला कथन है, हरसाया ताल लाया पानी परात भर के। तो यहाँ पर तालाब का जो मानवीकरण है वो सेवक या रिश्तेदार के रूप में किया गया है। अगला कथन है, आंधी चली धूल भागी घाघरा उठाए। तो यहाँ पर जो आंधी है इस आंधी का गाँव की स्त्री के रूप में मानवीकरण किया गया है। ठीक इसी तरह देखें अगला उदाहरण, बांकी चितवन उठा नदी ठिठकी घुंगन सरके। तो यहाँ पर जो नदी का मानवीकरण है वो गाँव की बहू के रूप में किया गया है। अगला कथन है, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की। तो यहाँ पर पीपल के पेड़ का जो मानवीकरण है वो गाँव के बुजुर्ग व्यक्ति से किया गया है। अगला उदाहरण है, बोली अकुलाई लता ओट हो किवार की। तो यहाँ पर लता का
घर की बेटी के रूप में मानवीकरण किया गया है। तो ये कुछ उदाहरण है जो इस कविता में मानवीकरण अलंकार के रूप में यूज हुए हैं। अगले हमें कुछ उदाहरण लिखने हैं रूपक अलंकार के। किसके? रूपक अलंकार के। क्षितिज अटारी, क्या है? क्षितिज अटारी। तो यहाँ पर क्षितिज यानी आसमान को अटारी के रूप में प्रयुक्त किया गया है। अटारी का मतलब होता है ढकने वाला, और आसमान को क्या बताया है? ढकने वाले के रूप में परिवर्तित या प्रस्तुत किया है। दामिनी दमकी, तो यहाँ पर दामिनी दमकी का मतलब किससे है? बिजली के चमकने से है। तीसरा है बांध टूटा झरझर मिलन के अश्रु ठरके। तो यहाँ पर झरझर मिलन के अश्रु, इसकी तुलना किससे की गई है? इसकी तुलना बारिश के पानी से की गई है। तो रूपक अलंकार में क्या होता है? एक की किसी दूसरे के साथ तुलना की जाती है, तो उसमें कौन सा अलंकार होता है? रूपक। तो ये कुछ रूपक अलंकार के उदाहरण आपकी कविता में दिए हुए हैं। अगला प्रश्न देखें, कविता में जिन रीति रिवाजों का मार्मिक चित्रण हुआ है उसका वर्णन कीजिए। यानी इस कविता में गांव के किन रीति रिवाजों का चित्रण हुआ है उसका हमें जिक्र करना है। तो देखें, पहला, मेहमान के आने से गांव वासियों में के जो मन है वो क्या हो जाते हैं? खुशी से भर जाते हैं। दूसरा, गांव की किशोरियों या गांव की किशोरियां मेहमान के आने की खबर गांव वालों तक क्या करती है? पहुंचाती है। यानी कि गांव में कोई मेहमान आ रहा है, इसकी खबर कौन पहुंचा रहा है? गांव की किशोरियां। अगला, गांव के सभी लोग मेहमान के स्वागत और खातिरदारी में क्या हो जाते हैं? जुट जाते हैं। आगे कथन है, गांव के बड़े बुजुर्ग आगे बढ़कर सबसे पहले क्या करते हैं? मेहमान का स्वागत करते हैं। फिर गांव की बहुएं मेहमान को घूंघट की ओर से क्या करती है? देखती है या निहारती है। आगे इसी तरह परात में पानी भरकर मेहमान के क्या धो जाते हैं? पैर धो जाते हैं। तो इस प्रकार इन पंक्तियों के माध्यम से ये पता चलता है कि इस कविता में गांव के कुछ रीति रिवाजों का चित्रण किया गया है, जो कि वास्तव में ऐसा आज भी कई गांवों में हमें देखने को मिलता है। अगला कथन है, कविता में कवि ने आकाश में बादल और गांव में मेहमान के आने का जो रोचक वर्णन किया है उसे लिखिए। यानी इस कविता में कवि ने आकाश में बादल आने की तुलना किससे की है? गांव में नए मेहमान या दामाद के आने से की है। इसका हमें वर्णन करना है। तो देखें, मेघ रूपी शहरी पाहुन के आते ही, यानी मेघ रूपी शहरी पाहुन का मतलब है दामाद या मेहमान। तो मेघ रूपी शहरी पाहुन के आते ही पूरा गांव उल्लास या खुशी से क्या उठा? भर उठा। शीतल ब्यार नाचती गाती हुई पाहुन के आगे आगे क्या होने लगी? चलने लगी। सभी ग्रामवासियों ने अपने दरवाजे और खिड़कियां खोल दिए ताकि वे किसके? पाहुन के दर्शन कर सके। पेड़ उछक उछक कर पाहुन को देखने लगे। आंधी अपना घाघरा उठाए दौड़ चली। नदी बंकिम नयनों से मेघ की सज धज को देखकर हैरान हो गई। गांव के पुराने पीपल ने भी मानो झुककर नमस्ते की। आंगन की लता संकोच के मारे दरवाजे की ओट में सिकुड़ गई और बोली, तुमने तो बरसों बाद हमारी सुध ली है। यानी तुमने तो बरसों यानी कि कई समय के बाद हमारी सुध ली है, मतलब हमारा हाल जाना है। गांव का तालाब पाहुन के स्वागत में पानी की परात भर लाया। क्षितिज रूपी अटारी लोगों से लद गई। बिजली भी चमकने लगी। इस प्रकार पूरा गांव उल्लास से क्या हो उठा? तरंगित हो उठा। तो इस प्रकार कवि ने इस कविता में बादल और मेहमान की बीच में एक बहुत ही अच्छा चित्रण प्रस्तुत किया है, जिसमें वो बादल की तुलना गांव में आने वाले एक नए मेहमान या दामाद से कर रहा है। और जिस प्रकार गांव में जब भी कोई एक नया मेहमान या दामाद आता है तो जिस प्रकार गांव के लोग खुशी से भर जाते हैं और उनको देखने के लिए, उनका आदर सत्कार करने के लिए क्या करते हैं? बहुत ही अलग अलग तरीकों से उनका आदर सत्कार करते हैं, उनका सेवा करते हैं। ठीक उसी तरह बादलों के आने से गांव में रहने वाले लोग काफी खुश हो जाते हैं और वो उनके आने से हर्षोल्लास से पूरी तरह भर जाते हैं। अगला प्रश्न है, काव्य सौंदर्य लिखिए। पाहुन ज्यो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठंड के सवर के। तो इसका आशय क्या है कि इसमें काव्य सौंदर्य बताना है। तो देखें,
पाहुन जयो आए हो गांव में शहर के, तो इस पंक्ति में कौन सा अलंकार है? उत्प्रेक्षा अलंकार है। फिर बड़े बन ठन के में कौन सा अलंकार है? अनुप्रास अलंकार है, क्योंकि ब वर्ण की क्या हो रही है? आवर्ती हो रही है। फिर मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, तो यहां पर क्या किया गया है? मेघों का मानवीकरण किया गया है। फिर भाषा कैसी है? सरल और बिल्कुल सहज है। ज्यादातर ग्रामीण और साधारण बोलचाल की भाषा में जो शब्द यूज होते हैं उन्हीं शब्दों का यहाँ पर उपयोग किया गया है। और कविता कैसी है? तुकांत युक्त है, यानी यहाँ पर अलग अलग तुकों का उपयोग किया गया है ताकि कहानी को रोचक बनाया जा सके। अगले कुछ पंक्तियां है, अगला प्रश्न है, वर्षा के आने पर अपने आसपास के वातावरण में हुए परिवर्तनों को ध्यान से देखकर एक अनुच्छेद लिखिए कि जब भी बारिश का मौसम होता है तो उस समय, या जब बारिश के आने की शुरुआत होती है तो उस समय हमारे वातावरण में कौन कौन से परिवर्तन होते हैं, उस पर हमें एक छोटा सा निबंध लिखना है या अनुच्छेद लिखना है। तो वर्षा के आने से धरती की प्यास क्या होती है? बुझती है। वही दूसरी ओर नदी, तालाब फिर से क्या हो जाते हैं? पानी से लबालब भर जाते हैं। पेड़ पौधों में समझो नई जान आ जाती है। खेतों, बाग बगीचों में क्या हो जाती है? फिर से हरियाली छाने लगती है। तो इस प्रकार वर्षा के आने से हमारे आसपास वातावरण में ये परिवर्तन हमें मुख्य रूप से दिखाई देने लगते हैं। साथ ही वर्षा के पानी से सारी धूल मिट्टी क्या हो जाती है? बह जाती है और वातावरण एकदम कैसा हो जाता है? साफ सुथरा हो जाता है। भीषण गर्मी के बाद बारिश की पहली बूंदें लोगों के मन को फिर से क्या कर देती है? तरोताजा कर देती है। और साथ ही छोटे बच्चे तो मानो बारिश में क्या हो लेते हैं? अपना पूरा आनंद ले लेते हैं और बच्चे बारिश में क्या करते हैं? खूब मजे करते हैं। तो इस प्रकार हमें यही परिवर्तन हमें आसपास के वातावरण में देखने को मिलते हैं। अगला प्रश्न है, कवि ने पीपल को बड़ा बुजुर्ग क्यों कहा है? पता लगाइए। यानी इस कविता में कवि ने पीपल की तुलना बड़े बुजुर्ग से क्यों की है, इसका हमें कारण बताना है। तो पीपल के पेड़ की उम्र क्या होती है? बहुत ही अधिक होती है। इस पेड़ को क्या माना जाता है? दीर्घ आयु माना जाता है। और भारत में पीपल के पेड़ को पवित्र मानकर उसकी पूजा अर्चना भी की जाती है। इसे मंदिरों, गांव के चौपालों में भी क्या किया जाता है? लगाया जाता है। इसीलिए कवि ने सम्मान देने के लिए पीपल को किसकी उपाधि दी है? बुजुर्ग की उपाधि दी है। क्योंकि जिस तरह एक गांव में बुजुर्ग व्यक्ति का जो मान सम्मान किया जाता है, उसे जो आदर सत्कार दिया जाता है, वही आदर सत्कार और उसका सम्मान किसका किया जाता है? पीपल के पेड़ का किया जाता है। इसी कारण कवि ने यहाँ पर पीपल के पेड़ की तुलना बड़े बुजुर्ग से की है। अगला प्रश्न है, कविता में मेघ को पाहुन के रूप में यानी दामाद या मेहमान के रूप में चित्रित किया है। हमारे यहाँ अतिथि को विशेष महत्व प्राप्त है, लेकिन आज इस परंपरा में परिवर्तन आया है। आपको इसके क्या कारण नजर आते हैं? लिखिए। यानी कि आज से कुछ सालों पहले जब भी गांव में कोई नया मेहमान या दामाद आता था तो उसके आदर सत्कार का कुछ अलग ही रीति रिवाज थे, उसका कुछ अलग ही महत्व था। लेकिन आजकल हमें ऐसा देखने को बहुत ही कम मिलता है। तो ऐसा क्या परिवर्तन आया है और इसके कारण क्या है, वो हमें बताने हैं। तो अतिथि देवो भव, हमारे देश में अतिथि या मेहमान को किसका रूप माना जाता है? भगवान का रूप माना जाता है। और ये परंपरा आज भी कई गांवों में क्या हो रही है? कई जगह या गांवों में चली आ रही है। हाँ, समय के साथ साथ इसमें कुछ बदलाव जरूर आए हैं। वो बदलाव क्या है कि आज समय के साथ साथ लोगों की जो जीवन शैली है, जो जीवन जीने का तरीका है, वो क्या हो रहा है? बदल रहा है। दिन प्रतिदिन आदमी क्या हो रहा है? अपने कामों में व्यस्त होता जा रहा है। उसके पास अपने घर परिवार, रिश्ते नातों और दोस्तों के लिए क्या हो गई है? समय की कमी हो गई है। धीरे धीरे वो कैसा हो रहा है? आत्म केंद्रित हो रहा है, यानी वो केवल अपने आप का ख्याल रखने में सक्षम हो रहा है। महंगाई, शहरीकरण और पाश्चात्य जीवन शैली को अपनाने की वजह से हमारी इस गौरवशाली परंपरा में थोड़ा बहुत बदलाव अवश्य आया है, लेकिन फिर भी आज भी ये पूरी तरह समाप्त नहीं हुई है। तो ये कुछ कारण है जिनकी वजह से हालांकि इस परंपरा में थोड़ा बहुत बदलाव आया है, लेकिन फिर भी ये परंपरा आज भी बनी हुई है। अगला प्रश्न है,
कविता में आए मुहावरों को छांटकर अपने वाक्यों में प्रयुक्त कीजिए। तो देखिए पहला मुहावरा है बन ठन के। बन ठन के मुहावरे का अर्थ होता है पूरी तैयारी के साथ, कि मोहन जब भी कहीं पे जाता है तो वह बड़े बन ठन के जाता है, यानी पूरी तैयारी करके जाता है। फिर सुधी लेना या सुध लेना, इसका मतलब होता है किसी की खैर खबर लेना, मतलब उसके हाल चाल की जानकारी लेना। तो शहर जाने के बाद रमेश ने अपने माता पिता की सुधि तक नहीं ली। अगला कथन गांठ खोलना। गांठ खोलने का मतलब है किसी समस्या का समाधान होना। तो रमेश और सुरेश के बीच गलतफहमी पैदा हो गई, लेकिन बातचीत से दोनों के मन की क्या होगी, गांठ खुल गई या खुलेगी। फिर बांध टूटना। तो बांध टूटने का मतलब है किसी का धैर्य समाप्त होना। तो ट्रेन पहले से 2 घंटा लेट थी और 3 घंटा लेट होने की खबर सुनकर लोगों के सब्र का बांध क्या हो गया, टूट गया। अगला प्रश्न है कविता में प्रयुक्त आंचलिक शब्दों की सूची बनाइए। यानी इस कविता में ऐसे कौन से शब्द हुए हैं जो आंचलिक है, मतलब जिनका उपयोग आज भी ग्रामीण परिवेश में किया जाता है। जैसे बयार, पाहुल, उचकना, सुधी लिन्ही, अटारी, परात, जुहार, किवाड़, ये ऐसे कुछ शब्द हैं जो आज भी ग्रामीण अंचल में क्या होते हैं, यूज होते हैं। अगला प्रश्न है मेघ आए कविता की भाषा काफी सरल और सहज है, उदाहरण देकर स्पष्ट कीजिए। यानी कुछ उदाहरण बताइए जिससे ये स्पष्ट होता हो कि जो मेघ आए कविता है उसकी भाषा कैसी है, सरल और सहज है। तो देखें, पाहन ज्यो आए हो गांव में शहर के, मेघ आए बड़े बन ठन के संवर के, बूढ़े पीपल ने आगे बढ़कर जुहार की, पेड़ झुककर झांकने लगे गर्दन उचकाए, बरस बाद सुधी लिन्ही। तो इन पंक्तियों से ये पता चलता है कि इन पंक्तियों में ज्यादा जो शब्द यूज हुए हैं वो बोलचाल और कैसे हैं, हमारी ग्रामीण भाषा के शब्द हैं जिनका हम दिन प्रतिदिन की दिनचर्या में क्या करते हैं, आमतौर पर इनका उपयोग करते हैं, जो समझने भी क्या है, समझने में भी बहुत आसान है। इससे ये स्पष्ट रूप से पता चलता है कि इस कविता की जो भाषा है वो काफी सरल और कैसी है, सहज है। तो इस प्रकार हमने आपके अभ्यास के सभी प्रश्नों को अच्छे से सॉल्व कर लिया है। तो क्लास देखने के लिए आप सभी को धन्यवाद। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो लाइक, कमेंट, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।